नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप लोग का पीकेएस स्टडी इजी में। आज हम करने वाले हैं एसएससी फाउंडेशन क्लास की मैराथन क्लास। किसकी करेंगे हम? मैथ को इस मैराथन क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। जो राहुल सर की क्लास 1 से लेकर 5 तक क्लास हुई थी उसका पूरा बेसिक से रिवीजन करेंगे और समझेंगे भी। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों से बता दूँ, ये वीडियो जो है 30 से 40 मिनट तक की होने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि मैराथन क्लास है तो इससे लंबी भी हो सकती है। यानी इतनी तो मैक्सिमम होगी ही ज़रूर, 30 से 40 मिनट की तो ज़रूर होगी, जिसमें हम क्लास 1 से क्लास 5 तक का बिल्कुल बेसिक से समझते हुए रिवीजन करेंगे। ठीक है ना? पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बार बार मैं नहीं बताऊँगा। और एक आखिरी बात कि सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नायक फाउंडेशन बैच की सभी क्लासेस का रिवीजन इस चैनल पर कराया जाता है और यहाँ फ्री पीडीएफ दी जाती है, वो भी हैंड रिटन नोट में, हाथों द्वारा लिखित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर क्या था? नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर सर ने पढ़ाया था नंबर सिस्टम। ठीक है, फ्री नोट आप लोगों को टेलीग्राम मिल जाएगी। पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का कैसे वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण को। देखो, एक संख्या होती है, संख्या कितनी प्रकार की होती है? संख्या मेनली दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या होती है और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। इसे अवास्तविक काल्पनिक भी कह सकते हैं। ठीक है ना? वास्तविक संख्या, जो आप वास्तविक संख्या में पढ़ते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए, 5, ये सभी क्या है? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और अवास्तविक संख्या जैसे √4, √-4, √-5, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी होती हैं अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्याएं। जब हम वास्तविक संख्याओं को अब काल्पनिक संख्याओं से जोड़ते हैं तो सामिश्र संख्याएं बनती है। कौन सी संख्याएं? सामिश्र संख्याएं बनती है, जैसे कि a+lb उदाहरण के लिए। ठीक है, चलिए अब जानते हैं। ये थोड़ा बेसिक सा था, इसको आप याद रखें चाहे ना रखें, कोई मतलब नहीं है। अब जो आने वाला है, जैसे कि परिमेय संख्या, इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या आपने बहुत क्लासेस में पढ़ा होगा, या फिर आपने 6वीं 7वीं ये 8वीं से पढ़ा होगा, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। लेकिन इस क्लास के बाद आप लोगों को परिमेय संख्या पूर्णतः समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। देखो, परिमेय संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिनमें ये 3 शर्त लागू हो जाए, पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त। ये तीनों शर्त अगर किसी संख्या में लागू हो जाती हैं तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। क्या शर्त है? देखो, पहले तो बटे में होनी चाहिए। बटे में मतलब कि 1/2 होनी चाहिए, या फिर 1/3, मतलब कि बटा में होना चाहिए। ठीक है, इंटू में होनी चाहिए। अब चलते हैं, देखो, ऊपर वाले को जो बोलते हैं अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, हर। ठीक है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। जैसे कि हमने लिखा 1/2, तो ये जो हो गया, ये हो गया अंश हो गया। ठीक है, ये अंश हो गया और ये हो गया हर। ठीक है, ये हो गया हर। और इसमें बताया गया है कि हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। हर 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या हो, बस 0 ना हो। दूसरी शर्त ये है। ठीक है, पहली शर्त क्या है? देखो, पहली शर्त इसमें होने वाली है कि कोई भी संख्या जो है p/q के फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि बटे में होनी चाहिए, जैसे कि 1/2। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है कि जो q है, नहीं, p/q, मैंने p ही लिख दिया नीचे वाले को। देखो, p जो है q मतलब कि 0 के जी बराबर नहीं होनी चाहिए। ये जो p है बटे वाला, जैसे ये 2 है तो 2 सही है, लेकिन अगर यहाँ 0 लगा दे तो 0 गलत हो जाएगा, फिर ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। और तीसरी जो आती है कि जो दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब पूर्णांक क्या होता है? मतलब कि जैसे हम लिखे कि 24 बटे लिख दें 16। ठीक है, तो अगर हम काटें 4, 4 दूनी 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 4 चौको 16। ठीक है, फिर इसको काटें तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, इस तरह संख्या होनी चाहिए। ये परिमेय संख्या इस तरह में नहीं कहलाएगी। जब इसको हम हल करेंगे तो 3/2 आएगी, तो यही क्या कहलाएगी? अपनी परिमेय संख्या। ठीक है, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। ये तीनों चीज़ें लागू होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें 2/7 की। ठीक है, 2/7 परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ, ये परिमेय संख्या, क्योंकि देखो ये बटे में भी है और ये इसका जो 7 है वो 0 के साथ, यहाँ 0 नहीं है। और अगर बात करें तो ये क्या है? पूर्ण संख्याएं भी हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें √25 बटे √36, तो ये क्या परिमेय संख्या है? तो इसकी बात करेंगे। आप बताइए, तो ये परिमेय संख्या है कैसे? देखो, 25 को अंडर रूट कितने निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसी तरह हल हो गई, तो ये परिमेय संख्या है ना? हाँ। और अगर हम बात करें कि पॉइंट की, पॉइंट वाली संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है।
अगर कोई संख्या पॉइंट में दी हो, मतलब दशमलव में दी हो, तो क्या वह परिमेय संख्या होती है? तो हाँ, वह परिमेय संख्या होती है। कैसे कैसे? आपने कभी ना कभी सीखा होगा या फिर पढ़ा होगा, पॉइंट को जब हम यहाँ से हटाते हैं तो क्या आता है, नीचे एक जीरो आता है। जितनी संख्या इधर लिखी होती है उतना यहाँ जीरो आता है। तो क्या हो जाएगा, 34/10। और हम इसको हल कर सकते हैं, दो एकम दो, दो सत्ते 14, और इधर आ जाएगा 2 पंचे 10। तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को परिमेय संख्या पता चल गई होगी। अब परिमेय संख्या तो आपने देख ली, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखो, अपरिमेय संख्या जैसे जो वे संख्याएं जो मान लो अकाल्पनिक है, काल्पनिक संख्याएं हैं, जैसे कि -√3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर हम √5 की भी बात करें तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और एक मेन बात कि ये जीरो परिमेय संख्या है या नहीं, आपको ये बताना है। परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये जीरो जो है ये परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हम जीरो के बटे में 1 लिख सकते हैं। तो देखो, ये तो p/q के भी फॉर्म में है। ठीक है, p/q के फॉर्म में है, और q बराबर जीरो भी नहीं है, और ये दोनों पूर्णांक भी हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो जीरो एक क्या होती है, जीरो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, जीरो एक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं। देखो, तीनों शर्त हैं, ये शर्त है, ये शर्त है, ये शर्त है, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 36 में से 6 निकल आएगा और 49 में से 7 निकल आएगा। और 1.7 भी परिमेय संख्या है, और √25, 26 ये अपरिमेय है। देखो, 25 में से 5 तो निकल आएगा, लेकिन जो है 26 में से कहाँ से क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अगर हम बात करें √27 बटे √29, तो ये भी अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय। अगर हम बात करें √3 और √27, तो अंडर रूट को हम दोनों का अंडर रूट इस तरह मिला के लिख सकते हैं। तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 नाम 27, 1/3 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या। ठीक है ना, जो संख्या बड़ी दी गई हो तो उसको हल करेंगे, और हल करने में अगर सीधा सिंपल 1/बटे के रूप में संख्या आ जाती है तो ये परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं पाई की। पाई क्या परिमेय संख्या है? तो देखो, ये पाई होती है। पाई आपको नहीं पता? देखो, पाई ये होती है। पाई का मान आपने देखा होगा कि पाई का मान होता है 22/7 है, और कहीं कहीं पाई का मान क्या लिखा होता है कि 3.14, कहीं कहीं पाई का मान ये लिखा होता है। ठीक है, तो पाई क्या परिमेय संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें पाई का मान 22/7, ये परिमेय संख्या है, तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। और अगर बात करें 3.14, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो, ये तो 22/7 जो है पूरा फॉलो करता है परिमेय संख्या को। 22/7 मतलब कि p/q के रूप में भी है, और 7 है, जीरो नहीं है। ठीक है ना, और पूर्णांक भी है, तो मतलब कि ये तो पूरा फॉलो करता है। लेकिन 3.14 कैसे करता है? तो 3.14 को मैंने अभी ही बताया कि जब दशमलव को हटाते हैं तो एक जीरो लगाते हैं, और इधर दो संख्या है तो 2 जीरो लगाएंगे। तो 1/14 जब हम इसको हल करेंगे तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में ही कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? देखो, इधर वैसे सर ने लिखवाया था कि परिमेय संख्या जो होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन 22/7 जो है परिमेय संख्या है, और जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जैसा कि मैंने आपको उधर बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक -∞2 प्लस, पूर्णांक की बात करें तो -∞2 प्लस इन्फिनाइट, मतलब कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक जैसे कि +1 +2 +3 और प्लस अनंत तक जाता है। इसको ये इन्फिनाइट का हिंदी में मतलब होता है अनंत। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अनंत। ठीक है, ये माइनस प्लस, ये जब अनंत तक जाता है ये कहलाती हैं धनात्मक पूर्णांक। लेकिन जब ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो ये ऋणात्मक पूर्णांक अनंत से चलती है, मतलब कि इन्फिनाइट से चलती है, -∞ से -7, 8 ये सब पूरे जाती हैं। ठीक है, तो ये कहलाती हैं पूर्णांक, माइनस नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक। केवल एक पूर्णांक है क्या, जीरो। जीरो केवल एक पूर्णांक है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं। धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इस कथन को समझने से पहले आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 और डैश 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 करके बहुत अनंत तक। ठीक है, ये क्या कहलाती है? ये संख्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या। जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इस कथन को पढ़िए कि धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती हैं? जब इसमें 1 2 3 4 आएगा तभी ना होंगी। देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं अभी अभी क्या बताया कि 1 2 3 4 5 6 ये मतलब कि अनंत तक जाती हैं, तो ये कहलाती है, इन्फिनाइट तक जाती हैं तो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। जब ये सभी संख्याएं
धनात्मक में होंगी तभी वो कहलाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। तो देखो ये सभी संख्याएं हैं कि नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक जाएंगी। तो ये संख्याएं और ये संख्याएं दोनों मेल खाती हैं कि नहीं, मतलब कि एक यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, प्लस प्लस का है, इन्फिनाइट तक जाती हैं, मतलब कि अनंत तक जाती हैं। तो कथन एकदम सही है कि धनात्मक संख्याएं और ये धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये कथन एकदम सही है। अब कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 5 6 से, लेकिन जब पूर्ण संख्याएं होती हैं तो उसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। बताओ पूर्ण प्राकृतिक संख्या में क्या नहीं आया था। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आया था, और पूर्ण संख्याएं में 0 आ जाता है। तो जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ये कथन एकदम सही है। क्या कथन कहा कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि ये प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या, तो ये प्राकृतिक संख्या ये संख्या हो सकती है, ये मेल खाएगी। कैसे देखो प्राकृतिक संख्या में क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है कि नहीं आता, ये आते हैं कि नहीं आते, इन्फिनाइट तक जाता है कि नहीं जाता है। और पूर्ण संख्याओं में भी 1 2 3 4 आता है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन जो है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या है 0 नहीं आता, इसीलिए। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दशमलव की ओर। दशमलव क्या है। दशमलव आप जानते हैं पॉइंट को दशमलव कहते हैं। ठीक है, दशमलव 2 प्रकार से होता है, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब जो शांति से अपना कट जाता है, शांति से कट जाता है बिना हल्ला गुल्ला करे। कैसे देखो, अगर हम बात करें कि 25 × 4, ठीक है 25 × 4, तो हम यहाँ करते हैं 25 × 4, तो ये जाएगा 20, फिर 1 4 1 कम 4, फिर 1 आ जाएगा, तो फिर इधर डॉट लगाएंगे। ठीक है, डॉट लगाएंगे तो इधर 0 लगेगा, और जब 0 लगेगा तो 2 आएगा, 2 फिर 4 दूनी 8 होता है, फिर 2 आएगा, फिर इधर 5 लगाएंगे तो ये 20 आ जाएगा, ये 20 से पूरा कट जाएगा। तो कितना आया 41.25। ये शांति से पूरा कट गया कि नहीं कटा, भले पॉइंट आया दशमलव आया, दशमलव तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो दशमलव आएगा और ये पूरा कट जाएगा, तो ये कहलाएगा शांत दशमलव। ठीक है, अब जानते हैं अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव 2 प्रकार से होते हैं। अशांत दशमलव वो होता है जो कि पूरा कटता नहीं है, आगे जाता है। ठीक है, जैसे कि अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक आवृत्त दशमलव और दूसरा होता है अनावृत्त दशमलव। ठीक है, आवृत्त दशमलव क्या होता है। आवृत्त दशमलव को हम पढ़ते हैं। देखो आवृत्त दशमलव अगर हम 20/3 करें, देखो 6/3 3 18, ठीक है, फिर आएगा 2, फिर इधर लगाएंगे पॉइंट, फिर आएगा 0, फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 18, फिर आएगा 6, ठीक है, फिर 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, फिर आएगा 6, फिर 18, तो मतलब 6.66666 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आवृत्ति हो रही है 6 की नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे 6.66 लगाकर इस पर आवृत्त लगा देंगे, ये कहलाता है आवृत्त। क्या कहलाता है आवृत्त, अभी नहीं समझ में, ये जो है आवृत्त कहलाता है। ठीक है, आवृत्त, यही आवृत्त दशमलव होता है। जैसे कि ये देखिए बार बार आया है तो इसके ऊपर आवृत्त लगा दिए तो आवृत्त दशमलव हो जाए। देखो जो ना कटे, मतलब कि पूरा कट तो नहीं रहा, बार बार आ रहा है, संख्या आ रही, ठीक है, और बार बार वही संख्या है, तो क्या कहलाता है आवृत्त दशमलव। अनावृत्त मतलब कि देखो जो कटे ना, जैसे ये नहीं कट रहा तो वैसे ये भी नहीं कटेगा, लेकिन इसमें बार बार वही संख्या आ रही थी 3 1 3 1 3 1, लेकिन इसमें वही संख्या नहीं आ रही थी। देखो 4 3 7 4, ये सब अलग अलग आ रही हैं, तो ये कहलाएगा अनावृत्त दशमलव। ठीक है, ये कहलाएगा अनावृत्त दशमलव। और आपको एक बात याद रखनी है कि जो शांत दशमलव में आवृत्त दशमलव होता है परिमेय संख्या होती है, लेकिन अनावृत्त दशमलव जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि ये आवृत्त है, ये इसको हम परिमेय संख्या मान सकते हैं, मतलब कि ये परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन अगर बात करें कि अनावृत्त की, तो ये अपरिमेय होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे सम संख्या। देखो सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके अंत में 2 4 6 8 होता है, 2 4 6 8 होता है, वही कहलाती हैं सम संख्याएं। कैसे, अगर कि देखो 15 32 मतलब अंतिम में कितना 2 आया, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या। अब बात करें कि 21 से 47, तो ये भी 47 आया, तो ये क्या है, असम संख्या, विषम संख्या है, विषम बोल सकते हैं। ठीक है, 51 49, तो 51 में 49 आ रहा, तो ये भी विषम संख्या है। ठीक है,
अब चलिए मतलब कि जिन संख्याओं में क्या आ जाए तो 2, 4, 6, 8 आ जाए तो ये कहलाएंगी सम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है। अब विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे और उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब सबसे छोटी संख्या 1 होती है। वे संख्याएं जो 2 से ना कटे, जैसे कि 3 एक विषम संख्या है, ठीक है। 3 एक विषम संख्या, 9 7 एक विषम संख्या, 9 नहीं है 7, 3 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या, ये सभी विषम संख्याएं हैं। अब जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब कि जिससे वो भाज्यित ना हो, जिसका मतलब कि गुणनखंड एक या वो खुद सेम हो, ठीक है। गुणनखंड एक या सेम हो। जैसे कि मैं बात करूं 41, ठीक है। 41 किससे कटेगा? या तो फिर वो 1 से इसका भाग देंगे, ठीक है, या फिर हम इसका 41 से भाग देंगे तो ये कटेगा, ठीक है। बाकी इसके लिए और कोई नहीं है। अगर हम बात करें 71 की, तो 71 किससे कटेगा? 71 कटेगा या फिर तो 71 ही से कटेगा, या फिर कटेगा 1 से, तो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे कि अगर हम 2 की बात करें तो 2 किससे कटेगा? 2 तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। इसके 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। जिन संख्या के 2 फैक्टर होते हैं या फिर वह 2 फैक्टर मतलब कि एक वह सेम होता है और एक होता है, ठीक है। एक सेम होता है, एक होता है, तो वह कहलाता है विषम अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी, ठीक है। अब बात करते हैं, अब याद रखने की चीज़ क्या है? तो याद रखने की चीज़ ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 होती है, ठीक है। 2 अंकों की 11 होती है। और अगर सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या बात करें तो क्या होती है? 97 होती है। और अगर बात करें सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 होती है। क्या कितनी होती है? 101 होती है। अब चलते हैं आगे। देखो, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997 होती है। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1009 होती है। सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? 9997 होती है। 97 होती है। अब चलते हैं आगे। देखो, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती हैं। नहीं, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। 1 से लेकर 200 तक 46 है। ये सब आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं सहभाज्य की ओर। सहभाज्य जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है। HCF 1 होता है, वही कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे जैसे 5 और 7 हो गया, 3 और 4 हो गया, 17 और 23, ये सभी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और अगर बात करें जुड़वा अभाज्य की, तो देखिए 11 और 13 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। 41 और 43 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इनको आपको ज़्यादा नहीं, इनको याद बस रखना है, मतलब कि कहते कि नहीं है बस। अब देखिए भाज्य संख्या 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हो, मतलब कि अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा? 2 एक से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो ये क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। और अगर हम बात करें 3 की, तो 3 किससे डिवाइड होगा? 3 1 से डिवाइड होगा और 3 खुद से डिवाइड होगा, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। और अगर हम बात करें 4 की, ठीक है, तो 4 किससे डिवाइड होगा? तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और इंटू 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और इंटू 3 से नहीं 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है? तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी कि ना कहलाएगी? तो ये पहली भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, कौन सी भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाएगी? 4, ठीक है। यही बताया गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 कहलाएगी, जिनके फैक्टर 2 होंगे, ठीक है। फैक्टर 2 से अधिक होंगे। सबसे छोटी विषम संख्या होगी 9। 9 सबसे छोटी होगी विषम में। विषम पूछे तो 9 बताना है और अगर सम पूछे तो 4 बताना है, ठीक है। उत्तम संख्या किसे कहते हैं? उत्तम संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनके फैक्टर होते हैं और उन्हें जोड़ के वही संख्या मिल जाए। जैसे अगर हम 8 की बात करें, देखो अगर हम 8 की बात करें तो 8 को किससे हम डिवाइड कर सकते हैं? तो 8 को 1 से, फिर इसको 2 से भी, फिर इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको 8 से भी, ठीक है, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और हमको क्या करना है? ये 8 को छोड़कर इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। अगर इन सबको जोड़ दिया तो 8 आना चाहिए। अगर 8 आ जाएगा तो उत्तम संख्या है, नहीं तो नहीं है। अगर हम कहें 4, 5 6 6 और फिर 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये 7 आ गया, इधर 8 आ गया, तो ये उत्तम संख्या नहीं है। उत्तम संख्या को अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि 6, अगर 1 प्लस 2, 1 2 का ही लिखा तो 1 से ये 6 जो है कट जाएगा और फिर 2 से भी 6 कट जाएगा और फिर अब 3 से भी 6 कटेगा कि नहीं, और फिर 6 से भी 6 कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो बस इसी से इसको हटाएंगे और इनको जोड़ेंगे। जैसे कि 3 2 5 1 6, 6 बराबर 6, ये क्या कहलाएगी? उत्तम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्तम संख्या, ठीक है।
और ये बता दूं कि देखो 6 और 8, हाँ, जिन संख्या के इकाई अंक में 6 और 8 होता है, मतलब लगभग लगभग सभी संख्या में नहीं, ये ट्रिक लागू होगी। जिन संख्या के अंत में 6 और 8 होता है वे सभी उत्तम संख्या कहलाती हैं, उत्तम संख्या। जैसे कि 28, ठीक है, 28 हो गया, या फिर 26, 26 को आप देख लीजिएगा, 28 तो है ही उत्तम संख्या, ठीक है, इस तरह होती है। अब चलते हैं आगे। अब ऑपरेशन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन कुछ नहीं है, सम और विषम संख्याओं का योग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, वही जो है ऑपरेशन को ऑपरेशन का नाम दे दिया है सर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा? बोर हो रहा हो तो अब भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है ऑड 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 ऑड, जैसे कि मैं बता दूं, ठीक है। ऑड होता है एक इंग्लिश में और हिंदी में, और इवन होता है, ठीक है ना। इवन होता है। ऑड मतलब होता है विषम संख्या, विषम जैसा कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इवन होता है सम संख्या, सम संख्या होती है, ठीक है। विषम मतलब कि जैसे कि 1, 3 और 7 और 5 भी हो जाएगा इसी में, ठीक है, 5 भी हो जाएगा, फिर 11, ठीक है, इसी तरह। और सम संख्या जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, ये सभी क्या है, सम, ये सब है विषम, ठीक है ना। ऑड का मतलब जान गए, विषम, और इवन का मतलब सम, जान गए ना। चलिए अब चलते हैं। देखो, जैसे कि विषम संख्या को अब विषम संख्या में जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। कैसे? जैसे कि कोई विषम संख्या अपने से बताओ, तो विषम संख्या है 3, ठीक है। और फिर विषम संख्या ले लेंगे 3, और जब हम 3 3 को जोड़ेंगे तो क्या, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, मिलेगा 6। तो देखो ये भी विषम है और ये भी विषम है, और हमें मिली कौन सी मिली, हमें सम मिली, जोड़ने पर हमें सम संख्या मिली, ठीक है, सम संख्या मिली, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा अप्लाई करते हैं कि विषम संख्या को सम संख्या में जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा। ये बोल क्या रहा कि एक अगर तुम एक संख्या विषम लो, एक संख्या सम लो, तो तुम्हें विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि अगर मैं एक विषम ले लिया, ठीक है, और फिर एक ले लिया सम, ठीक है, अब ये बोल रहा कि आपको विषम ही प्राप्त होगी। तो देखो अब देखते 8 3 8 3 11, तो देखो उसने सही कहा, क्योंकि हमें विषम ही संख्या प्राप्त हुई। 11 एक विषम संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। अब अगर बात करें कि सम संख्या को सम संख्या में जोड़ेंगे तो हमें सम प्राप्त होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर 4 ले लिया और बड़ी संख्या लेते हैं, मतलब कि 12 ले लिया, 4 12 कितना हो जाएगा, तो 4 12 हो जाएगा 16। तो देखो ये भी सम हमने लिया था और ये भी सम लिया था, ठीक है। तो हमें सम ही संख्या प्राप्त हुई, ठीक है, सम संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसी तरह आप लोगों को सभी संख्या को चेक कर लेना है। अब मैं नहीं चेक करने वाला क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अगर विषम संख्या को विषम संख्या में गुणा करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या को सम संख्या में गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्या को सम संख्या में गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। अगर हम दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आप लोगों को इनको रफ में ट्राई करना है। ये होमवर्क का कुछ होमवर्क है कि आप लोगों को परिमेय संख्या लेनी है एक, और एक अपरिमेय लेनी है, और फिर आप लोग जब उसको जोड़ेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्या भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये सभी आप लोगों को देख लेना है। अब चलते हैं पाई का एक अपरिमेय संख्या, जैसा कि हमने पहले ही जान लिया था। और पाई एक अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि √5 है इसमें और 2 है, तो ये अपरिमेय है। और ये भी एक अपरिमेय संख्या है, √3/2, ये भी अपरिमेय है। और ये एक परिमेय संख्या, जैसा कि हमने पढ़ा था आवर्त संख्या, आवर्त दशमलव वाली संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या का जोड़, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय भी होगा, परिमेय भी होगा। यदि दो प्राकृतिक संख्या का n है तो n प्राकृतिक या परिमेय हो सकता है, ठीक है। ये आपको खाली स्थान में पूछ सकता है, रिक्त स्थानों में। अब चलते हैं आगे। तो ये सभी क्या है? ये सभी हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम किसी नई क्लास में करेंगे, इसमें हमारी लंबी क्लास हो जाएगी, इसीलिए हम इन क्वेश्चनों को छोड़ रहे हैं। हम जो भी मतलब के टॉपिक पढ़ेंगे उनके थोड़ा सा समझेंगे, उनके थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हमने परिमेय संख्या पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चन किए जिससे हमें समझ में आ गया, इसी तरह हम करेंगे। अब इनको हमें करने का टाइम हमारे पास अभी नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। जैसे कि अब हम जानते हैं स्थानीय मान क्या होता है। एक स्थानीय मान होता है, एक जातीय मान होता है, ठीक है। तो सबसे सरल क्या होता है, अगर आप पूछो तो सबसे सरल होता है जातीय मान। अगर मैं जातीय मान की बात करूं, जातीय मान की बात करूं तो देखिए जातीय मान, ठीक है। जैसे अगर हमने कोई संख्या लिखी कि 4 5 7 8, इनका जातीय मान क्या होगा? तो अगर 8 का जातीय मान की बात करें तो 8 ही होगा, ठीक है। और अगर 7 के जातीय मान की बात करें तो 7 होगा,
5 का जातीय मान 5 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 1 का जातीय मान 1 होगा। मतलब कि जो संख्या है उनके उनके जातीय मान वही संख्या कहलाएंगी। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। ठीक है, स्थानीय मान की। स्थानीय मान में जैसे कि अगर हमने कोई संख्या लिखी जैसे कि 4, 5, 8, 2, 1, ठीक है। अब स्थानीय मान क्या होगा? इसका स्थानीय मान ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये अगर 4 का स्थानीय मान मुझसे पूछो तो 4 का मैं लिख दूंगा 4, और इसके पीछे कितनी संख्या है तो देखो 1, 5, 1 ये हो गई, 2 ये 3 ये 4, तो इसके पीछे मैं 4 जीरो लगा दूंगा, 1, 2, 3 ये 4, ये 4 जीरो, ये इसका स्थानीय मान होगा। और अगर अब मैं बात करूं कि 5 का स्थानीय मान क्या है तो मैं 5 लिखूंगा और फिर इसके पीछे गिनूंगा कि 1, 2, 3, तो इसके पीछे मैं 3 जीरो लगा दूंगा और बोलूंगा ये है स्थानीय मान इनका। अब मैं बात करता हूँ 8 की, तो मैं लिखूंगा 8 और इसके पीछे कितनी संख्या 1 और 2, तो मैं यहाँ 2 जीरो लगा दूंगा और बोल दूंगा कि ये है मेरी स्थानीय मान। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 का स्थानीय मान मैं 2 लिखूंगा और इसके पीछे जीरो लगा दूंगा, एक ही संख्या है तो एक ही जीरो आएगा। और अब मैं बात करूंगा 1, तो 1 का एक ही स्थानीय मान होगा क्योंकि इसके पीछे कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को स्थानीय मान समझ में आया होगा। अब हम दशमलव वाले स्थानीय मान को समझते हैं। देखिए दशमलव वाले स्थानीय मान कैसे होते हैं, जैसे कि हमने लिखा 4, 8, 4, 8, 2 दशमलव लगा दिया, इधर 5, 3, 4 लिख दिया। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। ये जो संख्या है इस साइड की, दो साइड संख्या होती है दशमलव की, एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है। ठीक है, इस साइड जो संख्या होती है इसका आप स्थानीय मान बिल्कुल वैसे ही निकालिए जैसे आपने पिछली वाली का निकाला था। जैसे कि 1 का स्थानीय मान आपने क्या दिया था, 1 दिया था और फिर इसके पीछे 1, 2, 3, 3 जीरो है तो इन 3 जीरो लगा दिया। ठीक है, फिर 4 का स्थानीय मान 4 लिखा, इसके पीछे 1, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया। फिर 8 का स्थानीय मान 8 लिखा और फिर इसके पीछे 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दिया। और फिर 2 है तो 2 का 2 लगा दिया। अब दशमलव के आगे हम ये संख्या को नहीं गिनेंगे, 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देंगे। देखो 4 का स्थानीय मान 4 लिख देंगे, लेकिन इसके आगे जो संख्या कितनी संख्या 2, तो 2 जीरो इधर नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 का स्थानीय मान 4 लिख देंगे, लेकिन इसके आगे है तो इसके आगे ही हम जीरो लगाएंगे। ठीक है, इसके आगे ही जीरो लगाएंगे। 3 का है तो हम 3 लिख देंगे और इसके आगे 1 जीरो है तो 1 जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। अब 5 है तो 5 का 5 ही होगा, इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है। इस तरह इसका वो निकलेगा। जैसे कि अगर देखो 1 का स्थानीय मान लिखोगे, फिर 1 का स्थानीय मान आपको निकालना है तो 1 लिखोगे, फिर इसके पीछे कितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दोगे। और अगर 4 का निकालना है तो 4 लिखोगे और इसके आगे जितनी संख्या होंगी तो उसका जीरो उतना जीरो लगा दोगे संख्या दशमलव के बाद। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। इकाई का अंक किसे कहते हैं आगे उसे जान लीजिए। इकाई का अंक किसे कहते हैं, जैसे कि हमने कोई संख्या लिखी 2, 3, 4, तो ये देखिए ये जो 4 है ये होगा इकाई, ये होगा दहाई, ये होगा सैकड़ों, ये होगा हजार। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया ये इकाई का अंक ये होगा, जो सबसे लास्ट वाला अंक इकाई का अंक होता है। इसी को हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। इसको हम 4 तरीके से लगा सकते हैं पता इसका। देखो इकाई अंक, पहला डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से, और दूसरा पावर से, तीसरा और फैक्टोरियल से और एक्सप्रेशन से। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से, देखिए कैसे होता है। तो अगर आप लोगों को इकाई का अंक पूछे, अगर कुछ इस तरह का सवाल आप लोगों को दिया हो और इकाई करना है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इकाई के अंक का ही गुणा करना है। जैसे 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 6, 9 चौको 36 की 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 0 का गुणा उसमें करेंगे तो यह। मतलब कि अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिखे और इकाई का अंक पूछे, तो आप लोगों को देखना है कि कहीं पर 5 अगर आया है और कहीं पर 2 आया है। अगर 5 के साथ 2 आया है तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होने वाला है। ठीक है, अगर कहीं पर 5 है और 5 के साथ अगर 2 आ गया तो यानी सम संख्या आ गई तो क्या होगा, ये होगा इसका इकाई का अंक 0। ठीक है, जैसे कि इसमें हम देखेंगे 5 के बाद 9 आया। ठीक है, 9 सत्ते 5 45 होगा तो 5 आ जाएगा। फिर 5 के इसमें करेंगे तो 7 में, तो देखिए
अगर देखो, अगर इकाई का अंक 5 आया है लेकिन इसमें कहीं भी 2 नहीं है, ठीक है, कहीं भी 2 नहीं है, और संख्या बदलती गई, देखो ये विषम है, ये विषम, ये विषम, सभी इकाई के अंकों में सभी विषम है और 5 आया है, तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। देखो, अगर किसी संख्या, या अगर इस तरह का दिया है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है और एक 5 दिया है और एक 2 दिया है, तो इसका आंसर होने वाला 0। और अगर एक 5 दिया है और सभी में क्या दिया, विषम संख्या दी है, ठीक है, विषम संख्या, तो क्या आंसर होगा, होने वाला 5 ही आंसर होगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि 5 के साथ अगर एक भी सम संख्या हो तो 0 होगा, इकाई अंक क्या होगा, 0। अब जानते हैं पावर वाले, मतलब कि जिनके ऊपर पावर लगी होती है तो उनका इकाई का अंक कैसे होगा। जैसे कि देखिए, अगर 5 का ऊपर पावर लगाएंगे, एक तो 5 होगा, 5 के ऊपर पावर 25, मतलब जितने भी पावर आप 5 के ऊपर लगाएंगे तो उनके आने वाले आंसर के पीछे इकाई का अंक 5 ही होने वाला है। चाहे आप 5 की, चाहे आप 5 की पावर 35 करें, चाहे 5 की पावर 100 करें, इकाई का अंक में 5 ही आएगा, ठीक है। तो अगर देखो 205 दिया है और तो 5 दिया, अब 5 की पावर आप चाहे 100 चाहे 200 करें तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। और अगर 315 है तो 5 है ना, और चाहे आप जितनी भी पावर लगाएं उससे मतलब नहीं है, इकाई का अंक आ जाएगा 5 ही आएगा, ठीक है। अब 6 की बात, अब 1 की बात करें तो 1 में भी वही रूल लागू हुआ जो 5 में लागू हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं 6 की ओर, तो 6 में भी सेम वही रूल लागू होने वाला है। कौन कौन सा, देखो, जैसे 5 में रूल लागू हुआ, 1 में लागू हुआ, वही 6 में लागू होगा। 6 का करेंगे, 6 का 2 बार करेंगे, 6 36, और 6 का 3 बार तो 216, मतलब कि 6 6 ही आएगा। आप जितनी बार मतलब कि करेंगे, इसकी घात जितनी भी बढ़ाएंगे तो घात से मतलब नहीं है, 6 है ना, तो 6 में इकाई का अंक 6 ही आएगा। जैसे 1096 तो इधर 6 है, ठीक है, इकाई का अंक, तो अब इसका आंसर भी इकाई का अंक 6 ही होगा। अब जैसे 516 है तो इसकी घात चाहे जितनी भी हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें इकाई के अंक में 6 है तो इकाई का अंक आ जाएगा 6, ठीक है। अब बात करते हैं 10 की, तो 10 में भी सेम वही रूल लागू होने वाला है, अगर 0 आएगा तो 0 ही आएगा और 0 ही आएगा, इकाई का अंक है। तो देखो, हमने कौन कौन से पढ़े, पहले तो 5 का पढ़ लिया, फिर 1 का पढ़ लिया, और फिर 6 का पढ़ लिया, और फिर 0 का पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में ये सभी दिखें तो ये सभी ही क्या कहलाएंगे, अगर 5 से दिखे, 5 के साथ सम संख्या दिखे तो इकाई का अंक कितना होगा, 0। और अगर 5 से विषम संख्या दिखे तो 5 ही आंसर होने वाला है, और इन सब में वही संख्या होगी। जैसे 6 दिखे तो 6 ही इकाई अंक होगा, 0 दिखे तो 0 ही इकाई अंक होने वाला है। चलते हैं आगे, तो बात करते हैं 2 में क्या होने वाला है। जैसे कि अगर आप देखेंगे 2 का, अगर हमने जैसे मल्टीपल किया, 2 की पावर 1 है तो 2 आया, 2 की पावर 2 है तो 4 आया, 2 की पावर, अब अगर हम 2 की बात करें तो देखिए 2 की पावर अगर 2 लगाए तो 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 3 लगाए तो 6 आएगा, मतलब कि इतना, मतलब 2 की पावर 4 तक ये सभी संख्या आएंगी और फिर इसके बाद सब रिपीट होंगी। जैसे कि 2 की पावर 2 है तो देखो 32 रिपीट हुआ, फिर 4 भी रिपीट हुआ, फिर 6 भी रिपीट होगा, ये इधर होगा, और फिर 8 का भी रिपीट होगा, मतलब कि ये 4 संख्या बाद रिपीट होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये किन किन संख्याओं में रिपीट होता है, तो 6 नहीं, 3 7 8, 2 3 7 8 में सब में रिपीट होता है, तो हम क्या करेंगे, 4 के बाद ही उसका भाग कर देंगे तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम इसी को लगाते हैं, 517 है, अब हम इसे 23 से ये है, तो अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हम इसमें 4 लगाएंगे, और 4 लगाएंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। इसकी शेष फल कितना बचेगा, 3 बचेगा, और शेष फल को हम 7 के साथ इसके इकाई के अंक के ऊपर लगा देंगे, तो 7 कितना होगा, ये होने वाला है 343, ठीक है, 343 होगा। और 343 होने के बाद 3 इसका होगा इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होने वाला है, 3 इसका इकाई का अंक होने वाला है। देख सकते हैं आप लोग कि देखिए ये है इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 3। और इसी तरह अगर वो पूरा कट जाए, देखो जी ये पूरा नहीं कटा, जितना शेष फल बचा उसको हमने 7 में 7 की पावर बना दिया, ये आ गया। और अगर पूरा कट जाए,
देखो अगर पूरा कट जाए तो उसकी पावर हम 4 लगा देंगे। देखो जैसे 4 है 88 है तो पूरा कट गया 4 बार में, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर को क्या लगाएंगे 3 लिख देंगे, इसकी पावर 4 लगा देंगे। ये जो 4 है इसी की ये यहीं लगा देंगे, तो ये इसका इकाइकांक 1 आ जाएगा। ठीक है 1 आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स 2 का आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 4 की ओर। तो 4 का सबसे सिंपल है, क्यों? क्योंकि देखो 4 के बाद 6 आएगा, फिर 4 के बाद 6, 4 के पहाड़ों में 6 4 4 6 4 6 ही आएगा बार बार। ठीक है, तो अगर 4 की पावर विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और अगर सम संख्या हो तो 6 आने वाला है। ठीक है, अगर देखो ये कितनी है, ये है विषम है, विषम है तो कितना आएगा 4, और अगर 732 है तो ये 32 में 2 है, ये क्या है सम है, तो सम में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे भी सभी संख्याओं में होगा। अब चलते हैं फैक्टोरियल यूनिट डिजिट की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम 10 का करें तो 10 में 10 का भाग करें किसी में तो कितना यूनिट डिजिट आएगा। जैसे कि 24 का भाग करें 10 में तो कितना यूनिट डिजिट आएगा 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम 10 का भाग 24 में करें तो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, 20 बार जाएगा 4 आएगा, तो 4 आ गया, शेषफल भी 4 आ गया, यूनिट डिजिट भी 4 आ गया। ये यूनिट डिजिट भी शेषफल 4 आ गया तो यूनिट डिजिट भी 4 आने वाला है उसका। अगर किसी संख्या को 10 से काटा जाता है तो उसका अंतिम अंक शेषफल के बराबर होगा। उसका अंतिम अंक जो है शेषफल के बराबर होगा। अंतिम अंक जो है शेषफल के बराबर होगा, ये उसमें बताया गया है। ये सभी अब क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको अपने कॉपी पर हल करना है। अगर मैं क्वेश्चन हल करूँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, जिसके कारण वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स माफ़ करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन वाली वीडियो बनाकर उसमें आप लोगों का हल करा दूंगा। और ये रहा अपना डिजिबिलिटी रूल्स। तो ये चैप्टर सर अभी पढ़ा रहे हैं, इन्होंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको आधा पढ़ाऊंगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो हम जब सर ने ये चैप्टर पूरा करेंगे तो हम भी इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे रिवीजन के साथ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक आखिरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतनी मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। जाते जाते एक शायरी सुन के जाइए, जो कि है नवीन सर की, मेरी नहीं। ठीक है, शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, दिल का दर्द अब चेहरे पे दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे बनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, एक तुझसे बनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, अब तो मेरे हक में कोई गवाही भी नहीं देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम में मिलेगी PDF।